हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट बुक का एक और चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, और मैग्नेटिज्म क्या है इस पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। ठीक, और इसके रिलेटेड जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में उस पर भी हम लोग अभी ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। ठीक है, पूरी थ्योरी मैग्नेटिज्म चैप्टर की है। इस थ्योरी में हर एक पॉइंट को मतलब कि कवर किया गया है जो भी आपके इस साल 2026 सिलेबस में है। ठीक है, और इसमें मैं दो पॉइंट बताऊंगा जो कि सिलेबस में नहीं है, उसको भी देख लेंगे हम लोग, जिसमें आपका एक 11 नंबर और एक 13 नंबर, ये दो पॉइंट जो है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी सभी को हम लोग को ध्यान से देखना है और पढ़ना है और आगे उसको प्रोसीड करना है। फिर इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन आगे उसको प्रैक्टिस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म। बताओ मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है। मैग्नेटिज्म क्या है? एक फिनोमेना है ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। यानी एक ऐसा घटना है जिसमें मैग्नेटिज्म एक फिनोमेना टाइप की है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी या फिनोमेना कह सकते हो, जिसमें जो मैग्नेट होता है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके पास ऐसा क्वालिटी होता है कि वो आयरन पीसेस लाइक कोबाल्ट, निकल को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ए बॉडी प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कंसंट्रेटेड। तो जब भी आप मैग्नेट की बात करते हो तो हमको दिमाग में सबसे पहले बार मैग्नेट की बात आती है। अब बार मैग्नेट पर गौर करते हैं तो एक साइड को नॉर्थ बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, साउथ। तो इससे पॉइंट मतलब बोला है कि जो भी कोई भी मैग्नेटिज्म है उसका जो पूरा का पूरा पावर होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, पोल्स पे। कहाँ कंसंट्रेट होता है, पोल्स पे कंसंट्रेट होता है। इसीलिए उसको हम दो पोल्स बोलते हैं, जिसपे हम बताते हैं कि पोल्स के पास उनका पावर बहुत ज्यादा होता है। अगला है अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, और इस अर्थ को हम नेचुरली मैग्नेट कहते हैं। अब इसको मैग्नेट क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि अर्थ को नेचुरल मैग्नेट कहते कैसे हैं और अर्थ के अंदर नेचुरल मैग्नेट प्रोड्यूस कैसे होता है, इस पर भी बातें करने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग वो स्पेस जिसके अंदर कोई अगर अदर ऑब्जेक्ट एंट्री लेता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। इसी तरह के फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसा कि हम लोग बार मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं इसको जानने के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टी भी जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर देंगे ना तो वो नॉर्थ साउथ अलाइन कर लेगा। क्या अलाइन कर लेगा? नॉर्थ साउथ। तो अगर 80 बंद छोड़ दोगे ना तो घूम घूम के आ जाएगा नॉर्थ साउथ में। इधर को छोड़ोगे ना ईस्ट वेस्ट तो नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। बात समझे? यानी कि कोई बार मैग्नेट चाहता है कि अर्थ के मैग्नेट के संग क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, यानी अर्थ के मैग्नेट के संग अलाइन रहेगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी बनी रहेगी। ठीक है, होता है ना कि जैसे कोई एक टीम है, उस टीम में जो कैप्टन होता है उसकी बातें सब मानते हैं, सब सोचते हैं कि कैप्टन का मैं फेवरेट रहूं ताकि कैप्टन मेरे को टीम में से ना निकाले। वही सेम चीज यहाँ पे होता है कि कोई भी छोटा मोटा मैग्नेट चाहता है कि धरती पे रहना है। ठीक है, तो धरती का खुद का मैग्नेट है तो चाहता है कि धरती के मैग्नेट की तरह रहेगा ना, तो धरती का वाह वाह गुड 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 इसको रखेंगे। बात समझे? तो उस तरह की प्रॉपर्टी है पहला वाला। दूसरा है जो भी लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल्सन करते हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करता है, रिपल्सन करता है, और साउथ और नॉर्थ आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करते हैं। तो ये थी हम लोग की दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी जो भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। पेयर का मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। भले एक बड़ा सा मैग्नेट हो उसको बीच में तोड़ दोगे तो भी नॉर्थ साउथ बनेगा, फिर तोड़ोगे फिर भी नॉर्थ साउथ बनेगा, फिर तोड़ोगे फिर भी नॉर्थ साउथ बनेगा। यानी एक छोटा पार्ट भी तुम बना दोगे उसमें भी दो पोल्स होंगे, एक पार्टिकल के भी दो पोल्स होंगे, पार्टिकल्स के भी दो पोल्स होंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मैग्नेट कभी भी
मोनोपोलिक में नहीं मौजूद होता है, हमेशा डाईपोल होता है। कितने पोल होते हैं? डाईपोल, यानी 2 पोल फिक्स हैं उसके। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट फॉर अ मैग्नेट। बात समझे? नेक्स्ट है हमारे पास ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म। जो भी मैट होता है ना वो क्या इंड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है। जाहिर सी बात है कि जो रहेगा वो अपनी ही प्रॉपर्टी को आगे फैलाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? मान लो कोई गुरु है, कोई धर्म गुरु है, तो वो अपने धर्म के बारे में ही तो फैलाएगा, हाँ या ना? तो सेम कुछ है यहाँ पे कि जो भी मैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। किस में? कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, जैसे आयरन हो गया, जैसे दुकान के दुकानदार के पास जाओगे जो इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयरिंग करते हैं, तो कोई पेचकस खोलेंगे ना डिवाइस में से, तो निकालते हैं ना, तो पेचकसवा में ना नट और चिपका रहता है, चिपक के निकलता है। ऐसा क्यों? सोचे हो कभी? नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे उसके अंदर? तो पेचकस है, दुकान से खरीदोगे, लेके जाओगे, ऐसे चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। पर अब क्यों चिपक रहा है? क्योंकि अब उस पेचकस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है? इंड्यूस हो गया है। यानी मैग्नेटिज्म क्या हो गया है? इंड्यूस हो गया है। और हुआ कैसे है? वो हुआ है कि वो करते क्या है कि एक सबसे पहले पेचकस लेते हैं, एक मैट लेते हैं, उसके ऊपर रगड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करके। जब रगड़ देंगे ना तो अब वो छोटे छोटे पेच क्या कर लेगा? उठा लेगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म का इंडक्शन। बस हो नहीं? नेक्स्ट है हमारे पास इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। जाहिर सी बात है कि ये जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपल। अब पूछना कि व्हाट इज द श्योर टेस्ट। आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैग्नेटिज्म की सबसे परफेक्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैसे बताओगे? हाँ, अट्रैक्शन रियल प्रॉपर्टी है कि रिपल्सन रियल प्रॉपर्टी? क्या बताओगे? तो हम बताते हैं कि रिपल्शन इज द रियल प्रॉपर्टी। रिपल्सन से पता चलता है हमको इट इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमको? रिपल्सन। तो देख लो यहाँ पे है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बस हो नहीं? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी और इनके डेफिनेशंस के ऊपर था। समझ में आया? बोलो। रिपल्शन ठीक हो। देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कोई भी मैट होता है ना तो वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। क्या करता है? जैसे दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा है? भाई अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ग्रेविटी के पास भी है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आपकी अर्थ के पास भी है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी लगभग बहुत जितने भी फोर्सेस होते सबकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्या होती है? अट्रैक्शन ही होता है। पता कैसे चलेगा कि ये मैग्नेटिज्म ही है? क्योंकि अकेला मैग्नेटिज्म है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की भी और रिपल्सन करने की भी, ठीक है। तो अगर रॉड जो है रिपेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय अ मैन देन द रॉड इज श्योरली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी रॉड को या फिर कोई भी माने ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? धक्का मार के दूर कर दे रहा है, इसका मतलब कंफर्म उसके अंदर सेम नेचर है। और सेम नेचर की प्रॉपर्टी को धक्का मारने की क्वालिटी किसके पास है? मैट के पास। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ को भी रिपल्सन करेगा और अपने जैसे किसी और चुंबक को भी क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। बात समझे? नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो लाइन से, ठीक। अब दो तरह का और होता है, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्रॉस का मतलब कि इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर और इनटू द मतलब अंदर जा रहा है। यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कहां पे? अंदर। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो जहां पे डॉट है वहां पे बाहर, जहां पे क्रॉस है वहां पे अंदर। और दोनों केस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है करेंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। तो जैसे कोई भी, जैसे ये लूप है ना, इस लूप से करंट फ्लो कर रहे हैं,
जब लूप से करंट फ्लो होता है ना तो वहां पे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसे बनता है, तो अगर यहाँ पे जो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि जो करंट का मूवमेंट है, ठीक है, अगर बनेगा क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा, नॉर्थ। क्या बनेगा, नॉर्थ। और अगर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा, साउथ। तो यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, व्हेन वी लुक एट एनी साइड ऑफ द लूप कैरी करंट, करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द साइड ऑफ लूप बिहेव लाइक एज मैग्नेटिक, क्या है, नॉर्थ है, क्या नॉर्थ पोल, उल्टा हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या है, साउथ है, ठीक है, क्लॉकवाइज में साउथ है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, नॉर्थ है। तो इस पे गौर करेंगे, जो ध्यान दोगे आप, तो अगर ये सर्कुलर लूप है तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, और ये ना घड़ी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, साउथ बनेगा, यानी ये वाला फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरह। और अगर एक और पोल है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, यानी इसका फेस ही मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लोग ना, तो जो स्पीकर ना, स्पीकर उनका भी मैग्नेट कैसा होता है, डिस्क टाइप का होता है, डिस्क टाइप का होता है, ऐसे गोल गोल डिस्क। तो उसका पोल कैसे पता चलता है, तो उसका फेस से पता चलता है, ऊपर का फेस नॉर्थ, पीछे का पोल साउथ, या तो ऊपर का साउथ, पीछे का नॉर्थ, ऐसे ही पता चलता है, ठीक है। क्योंकि वो फेसेस पे, जैसे इनका फेसेस पे डिपेंड करता है, उसी तरह उनका भी किस पे डिपेंड करता है, फेसेस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में एक हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब फोल्ड कर देते हैं तो क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है। अब इस सोलेनॉइड की जो क्वालिटी होती है बिल्कुल कैसी होती है, कैसी क्वालिटी होती है, सोलेनॉइड की क्वालिटी बिल्कुल होती है बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। क्योंकि बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक। अब इसके अंदर जो चीज़ों को आपको समझना है वो क्या है, कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो जैसा कि यहाँ पे ऐसे ये देख रहे हो, ये लूप ही तो है, हाँ या ना, तो फिर ये ऐसे निकल रहा है। तो अब इस लूप को गौर करोगे तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो इस लूप को अगर हम अलग से ऐसे बनाएं तो ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ क्या बनेगा आपका, साउथ बनेगा। अब जब ये साउथ बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ का हमेशा उल्टा नॉर्थ होगा। अब नॉर्थ होगा तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में आके मिलती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में मिलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में मिलती है। ये है हम लोग का सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर। कोई डाउट है पूछो, इससे पहले कोई डाउट था। लूप वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लूप वाले में, ठीक है, कि तो इन दोनों में से कोई एक याद करो कि एंटी अगर होगा तो क्या होगा, एन बनेगा, बस ये वाला याद करो, एंटी एन, ठीक है। हाँ, एन का नाम लिख दो, नौसबा, ओहो आंटी नौसबा, एंटी नौसबा, अब ठीक है, निब्बा, हाँ निब्बा हो सकता है, एंटी निब्बा ठीक है। तो एक एंटी में ए और एन फॉर आपका, ठीक है, हाँ चॉइस, पर हमें तो 9 से लगता है चलिए ये क्लियर हुआ, आगे बात करेंगे। बार मैग्नेट है ना। अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन जोइंग द पोल, ये मक्खियों का क्या करेगा, द लाइन जोइंग द पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। यानी ये है हमारे पास और ये साउथ नॉर्थ, इनको आपस में जो मिलाएगा उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो देखो दो पोल्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जो बिल्कुल बाहर से असलियत दिख रहा है
ये चुंबक कितना बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक लेंथ। क्योंकि ज्योग्राफिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ के बराबर नहीं होता है। मैग्नेट की जो पोल्स होते हैं हमेशा अंदर मौजूद होता है, ठीक है, बाहर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ इज नियरली 0.84, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ यानी कि ml और ज्योग्राफिक लेंथ यानी gl की वैल्यू कितनी होती है? 0.84 फिक्स वैल्यू, समझे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक में डायपोल बनता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक में बनता है। क्या बनता है कि जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम यानी यहाँ पे 2l ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2l। वहां पे 2a लेते थे, यहाँ पे क्या लेते हैं? 2l। वहां पे q 4 से दिखाते थे, यहाँ पे m से दिखाएंगे पोल स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बनेगा m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, जहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बस हमें ठीक है। उसके बाद है इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? तो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। जैसे डाइपोल में याद करो, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहां बहता है? निगेटिव। लेकिन डाइपोल के लिए कैसे बहता है? वैसे ही नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब डाइपोल की बात करते हैं तो साउथ टू नॉर्थ। ये देखो अब धीरे धीरे लिंक होगा तो दो चैप्टर कवर हो रहा है वेकेशन, ठीक है। यही मैग्नेटिज्म में बेनिफिट होती है कि मैग्नेटिज्म में जहीं एंट्री करते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर से क्या करने लगते हैं हम लोग? लिंक करने लगते हैं, तो चीजें और जल्दी होती हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जैसे कूलम्ब्स लॉ याद है चार्ज में होता था ना, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो वहां पे गौर करोगे कि Q1 और क्या होता था? Q2 और बीच में R होता था। उसी तरह यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? M1 M2 और बीच में क्या बन रहा है? R। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता था ना वो क्या बोलते थे? K क्या बोलते थे? K जिसको बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे भी हम K ही लिखते हैं। यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग? K। लेकिन यहाँ पे K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद दोनों को प्रोडक्ट बनाते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K M1 M2 बाई R स्क्वायर। और जहाँ पे K की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे, यहाँ पे हमारा मामला साफ है। बात सुन गई? दो हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक्स है। मैग्नेटिज्म में जो प्रॉपर्टी बात कर रहे थे हम लोग, कुछ कॉमन टर्म्स, सम डेफिनेशंस वही वाले हैं सर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स experienced by a north pole of unit pole strength as a point due to pole strength of given magnet। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी भी पोल पे होने वाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फोर्स जो वो अप्लाई करता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। हाँ या ना? इज द फोर्स एक्सपीरियंस जो करता है, क्या करता है? एक्सपीरियंस जो अप्लाई नहीं करता है, क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू कैपिटल B अपॉन म्यू, ठीक है।
और इसको हम और डिफाइन करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे ध्यान दो, सबसे छोटा डेफिनेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। और उसमें याद करो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, यहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको और क्या डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइजिंग अ सब्सटेंस। यानी कि कोई भी मैग्नेट जो किसी को कितने हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे सकता है। यानी कि जो हम पेचकस से रगड़ रहे थे, अगर हम नॉर्मल मैग्नेट पर रगड़े तो वो हल्का खींचेगा, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पर रगड़ेंगे तो और क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग खींचेगा। यानी ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना खींचेगा। बात समझ में? नेक्स्ट है, इट इतनी बार डिफाइन कर देगा इसको, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे एक और टर्म आता है कि जो भी फोर्स कोई पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल क्या कर रहा हो, चल रहा हो, तो इसको भी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। वैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सिमिलर सेम चीजें हैं। ठीक है, दोनों का बस नाम अलग अलग है, सेम क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न पर लीनियर मीटर। यानी इसको बोल सकते हैं एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इट्स सीजीएस यूनिट इज ओरेस्टेड। ठीक है, ये सीजीएस में ओरेस्टेड उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, तो ये है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू यूनिट एरिया। याद है फ्लक्स, फ्लक्स याद है, वही फ्लक्स है। हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। अब यहाँ पे इसका एसाइनमेंट क्या होता है, इसका एसाइनमेंट है टेस्ला। ठीक है, याद करने वाला। और यहाँ पे 1 गॉस बराबर 10 का पावर -4 टेस्ला होता है। ये आपको एमसीक्यू में शायद पूछे, हो भी सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? म्यू क्या है? म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो वो डिफरेंट मटेरियल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं डेंसिटी में। मैग्नेटिक फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एसाइनमेंट वेबर हो गया। अब मैटर आता है कि बी जो इससे पहले पढ़े हैं, उसके बाद एच, दोनों में रिलेशन क्या है। तो हमारे पास एक रिलेशन जो बनता है यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, बी इज इक्वल टू म्यू एच, या बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू, ये रिलेशन आता है। वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी और किस पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या है, इट इज द डिग्री टू व्हिच मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन पास इंटर अ सब्सटेंस। यानी ये एक ऐसा डिग्री है, एक ऐसा पावर है जो बताता है कि कोई कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी और मटेरियल में कितना तेजी से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। उसी वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और हर एक मीडियम का क्या होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इसका असाइनमेंट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब हम ना किसी भी परमेबिलिटी का कंपेयर करते हैं वैक्यूम के परमेबिलिटी से। याद करो, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, जब जिसको हम किसी भी डेंसिटी को पानी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पानी की डेंसिटी से। उसी प्रकार इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, किसी भी परमेबिलिटी को हम
वैक्यूम के परमेबिलिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। दोनों सिमिलर चीज है, ठीक है। रिलेटिव शब्द जहां पे जाएगा समझ लेना कि वहां पे असाइनमेंट नहीं बनता है, क्योंकि दोनों को दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो असाइनमेंट नहीं बनता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, आई से। क्या, हाँ? नहीं, कैपिटल आई है, कैपिटल आई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इट इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें क्या मतलब है, इससे पहले जो जान रहे थे लगभग यही डेफिनेशन उसमें भी था, लेकिन अंतर क्या रहा था उसमें ये अंतर था ना कि जो सब्सटेंस था वो खुद मैग्नेट था पहले। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सामने वाला है, यानी जिसके ऊपर मैग्नेट क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उस सब्सटेंस वाले, यानी पेचकस की अब बात कर रहे हैं। इससे पहले चुंबक की बात कर रहे थे, अब पेचकस की क्वालिटी की बात करेंगे। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। नेक्स्ट है, इसको और डेफिनेशन क्या है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी कैपिटल M बाई V, इसको भी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एकदम डेफिनेशन से फॉर्मूला बना दिया हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे है, देखो यहां पे दे भी दिया है, ठीक है, I इज इक्वल टू M बाई V। नेक्स्ट है, इसका असाइनमेंट क्या है, एम्पियर पर मीटर, इसके असाइनमेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। इसको दिखाते हैं स्मॉल c बेस में m से। ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शो करती है क्या, कि सब्सटेंस क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। आ चुकी है, ठीक है। उस वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। एक और चीज़ है, इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रेशियो यानी रिलेटिव की तरह ही दिखता है, इसलिए इनकी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट, यानी कि अब याद करो तो इलेक्ट्रिक वाले केस में यहाँ पे चार्ज होता था और वहां पे होता था, हम लोग बात करते थे एक कंडीशन एक्सियल और दूसरा, अब यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल की बात कर रहे हैं। तो वहां पे आप गौर करो, यहाँ पे एक नॉर्थ की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, साउथ के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का करेंगे रिजल्टेंट, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमको, वो मिलेगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2m अपॉन x क्यूब, ठीक है। अगर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को k मान लें, क्या मान लें, k, तो BP इज इक्वल टू k, यानी 2km बाई x क्यूब, याद करो मतलब R। तो उसमें क्या था, उसमें अगर गौर करोगे तुम तो क्या था वहां पे, 2kp बाई R क्यूब, है कि नहीं, दोनों सिमिलर। हाँ, उसी प्रकार इक्वेटोरियल की बात करें, यानी इस बिंदु में बात करें तो वही सेम कंडीशन, सेम, और वहां मिलेगा km बाई वाई क्यूब, या फिर उसमें गौर करें तो kp बाई R क्यूब, यानी ऊपर और नीचे वाले में दो का क्या था, डिफरेंस था। ऊपर 2 टाइम्स एक्सियल में और इक्वेटोरियल में ओनली सोलो सिंगल वन, ओके। हाँ, यहाँ पे भी इसके द्वारा इधर हो गया Bn, इसके द्वारा टुवर्ड्स रिजल्टेंट हमको मिल गया BQ, समझे, और यहाँ पे रिजल्टेंट मिल गया BP, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो BP को हम BA भी लिख सकते हैं, B एक्सियल, और BQ को हम लिख सकते हैं B इक्वेटोरियल, BE, जैसे हम वहां पे करते थे E एक्सियल और E इक्वेटोरियल। बात क्लियर हुई, कोई डाउट, चलो
हलवा है तुम लोगों के लिए तो ये सब। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, मतलब कि टॉर्क लगाना है मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट कहाँ पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो कितना टॉर्क लगेगा। तो ये भी अब इलेक्ट्रिसिटी में सोचो, तो इलेक्ट्रिसिटी में सोचोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे दो, यहाँ पे ऐसे हम लोग बनते थे, ये था 2a माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे बनता था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, याद है, ठीक है। अब इधर आते हो तो अब सोचो वहां पे टाउ पी साइन थीटा था, तो अब मैग्नेटिज्म में ना टाउ बराबर पी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, और ई की जगह पे क्या हो जाएगा एम बी, आ गया तुम्हारे सामने एम बी, ठीक है। और सेम सेम, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर ही तो हैं, वेक्टर है ना, तो वेक्टर होगा तो उससे संग कौन आएगा, साइन आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक वाला, ये मैग्नेटिक वाला। अब इसका वेक्टर फॉर्म बनेगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका बनेगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। अब आप केस बना सकते हो when theta is equal to 0, when theta is equal to 90, when theta is equal to 180, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास आगे वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डायपोल में, मतलब वो भी मैच कर गया वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे उस वाले इलेक्ट्रिक वाले केस में, तो W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। अब वही चीज यहाँ पे W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, हाँ ये ना, P की जगह पे M, E की जगह पे B, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जब केस लोगे पोटेंशियल का तो क्या आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाता है U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड होता है, और एनर्जी स्टोर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आई। ये था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, यानी जो धरती पर मैग्नेटिज्म होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है हम लोग को, ठीक है। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, ये हमारे बड़ी गंदा धरती बन गया, गंदा है, ये धरती है, ठीक है, और ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, मैग्नेट है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, और ये है मैग्नेटिक साउथ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, क्योंकि अलाइनमेंट उल्टा है हम लोगों में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ज्योग्राफिक एक्सिस देख चुके हो, उसके बाद ज्योग्राफिक मेरिडियन, अब ये क्या है, तो ये है एट एनी प्लेस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को बिल्कुल प्लेन, यानी कि अब एक्सिस की बात करो, एक्सिस का मतलब ये है ना, तो हम अब इसकी बात कर रहे हैं, पूरा प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर तो पता है ना कि ये होता है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक एक्सिस, अभी इससे पहले चर्चा की हमने मैग्नेटिक एक्सिस क्या था, कि मैग्नेट के अंदर यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक। जहां पे जो हम लोग का देखो, अब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस में एक डिग्री अलाइनमेंट होता है, कितना होता है डिग्री अलाइनमेंट, तो ये होता है लगभग कितना 17 डिग्री होता है, कितना होता है 17 डिग्री, ठीक है। वो है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में अलाइनमेंट, क्लियर। मैग्नेटिक मेरिडियन जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन उसका भी एक प्लेन आएगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यानी कि अगर ये मैग्नेट है तो ये प्लेन है उसका, ठीक है, मैं पूरा प्लेन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ का इक्वेटर तो मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लिनेशन, अब देखो यहाँ पे आ गए ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो आपको,
यहाँ पे अर्थ का कंपोनेंट का उपयोग किया है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मैग्नेटिक, ज्योग्राफिक मैग्नेटिक, ठीक है। दो मेरिडियन आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ऐसे, ठीक है। एक्सिस से नहीं, पूरा प्लेन की बात कर रहा हूं। उस प्लेन के सेंटर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और इधर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद है ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये है डेल्टा, ये है थीटा। अब इन सब का स्पेशल मतलब है। एक को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, तो जो डेल्टा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और जो थीटा इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लिनेशन एंगल। क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन एंगल। तो होता क्या है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है, यानी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन एंगल। क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन एंगल। ये हर एक जगह पे क्या करता है? वैरी करता है। इसकी वैल्यू क्या करती रहती है? चेंज होती रहती है। अब देखो, लाइंस शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेसेस दैट हैव द सेम डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन, यानी कि मैप के ऊपर वो जगह जहां पे डिक्लिनेशन वैल्यू सेम होती है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, और जहां जहां चेंज होती है मतलब मैच नहीं करती, यानी कि सेंस कितना होता है वहां पे? जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं? एगोनिक लाइन, ठीक है। आइसोगोनिक जहां पे मैच कर जाए, एगोनिक जहां पे जीरो हो जाए, ठीक है, या मैच ना करे। नेक्स्ट है डिप और इंक्लिनेशन। तो डिप मतलब क्या बोलते हैं? डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं डिप एंगल। इट इज जीरो एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इक्वेटर पे कितना बनता है? 0 डिग्री, और पोल्स पे कितना बनता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है लाइन ड्रॉन अप ऑन द मैप थ्रू प्लेस दैट हैव सेम डिप, यानी कि वो जगह जहां पे डिप क्या होता है? सेम वैल्यू मिल जाए, वहां पे उस लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोक्लिनिक लाइन, ठीक है। और द लाइन ड्रॉन थ्रू प्लेसेस दैट हैव जीरो डिप इज नोन एज एक्लिनिक लाइन। वैसे ऊपर गौर करो, आइसोगोनिक, एगोनिक, वैसे यहां पे करो आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक। तो ऊपर जहां पे आइसोगोनिक था वहां पे सेम, उसी प्रकार आइसोक्लिनिक सेम, एगोनिक जीरो, आइसो और एक्लिनिक जीरो, काम खत्म, ठीक है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर? आगे बात करें। नेक्स्ट है हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लाई इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई नहीं करता है, इंस्टेड इट लाई अलोंग डायरेक्शनल एंगल ऑफ डिप। जो डिप का एंगल होता है उसी पे हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? लाई करता है, ठीक। उसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंगल डेल्टा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जहां पे BH बराबर क्या होता है? B cos डेल्टा। अब इसको समझाते हैं कैसे कैसे। अभी गौर करो, थोड़ा सा इसको कट करते हैं हम लोग पीछे, और पीछे चलते हैं। तो गौर करो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्या? BH और BB के बीच में, और ये रिजल्टेंट B है, जिसके संग थीटा होता है उसके संग बनता है कॉस, और जिसके संग थीटा नहीं तो उसको बनता है साइन। यानी BB के संग क्या बनेगा? साइन, और BH के संग क्या बनेगा? कॉस। तो अब आगे जब गौर करोगे तो BH बराबर क्या हो गया? B cos डेल्टा। अब BB बराबर होगा B sin डेल्टा। दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 1। तो यहाँ पे जब ये 1 हो गया तो बचा रूट अंडर BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, और यही हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। बात समझे? चलिए, नेक्स्ट है टेंजेंट लॉ। छोड़ दो टेंजेंट लॉ को, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत हुई? चलो, नेक्स्ट है, आगे हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है।
ये तीनों के बीच में जानना है, इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू में। एमसीक्यू में देखना क्वेश्चन आया था पिछले साल में डाया पैरा फेरो का। देखो डाया क्या है, तो डाया मैग्नेटिक ऐसे होते हैं जो मैग्नेट क्या करते हैं, फील्ड को रिपेल करते हैं। पैरा क्या करते हैं, उनको फीबली अट्रैक्ट, फीबली मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपने अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और फेरो का मतलब भयंकर अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, भयंकर अट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो दूर दूर भाग रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ देखो नहीं पूछ रहा है पर नजदीक तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और यहाँ वाले को भी क्या कर ले रहा है, पूछ ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा हल्का स्ट्रॉन्ग, और ये इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, समाज से मतलब ही नहीं। तो एग्जाम्पल देखो डाया का, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन एक्सेट्रा। असमय ये सब आते हैं डाया मैग्नेटिज्म में, क्लियर। अब देखो पैरा में क्या है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, अल्कली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, प्लैटिनम ऑक्सीजन है, ईटीसी, ये सब किस में आते हैं, आपके पैरा में, ठीक है। और अगर फेरोमैग्नेट में तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोनियम है, डायप्रोसियम है एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। अब यहाँ पे गौर करेंगे ना कि ये बताओ कि जो इंडक्शन था, इंडक्शन पे एल्युमिनियम का बर्तन काम तो नहीं करता है, वाई, तो इसका रीजन यहाँ से आता है कि एल्युमिनियम बर्तन इसलिए काम नहीं करता है, इंफ्रारेड निकलता है उसमें ना, एल्युमिनियम बर्तन इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि वो कैसे मेटेरियल होते हैं, पैरा मेटेरियल होता है, ठीक है, इस वजह से वो काम नहीं करता है। जबकि डायामेट्रिक यानी कि यहाँ पे गौर करो कॉपर, तो वो बहुत भयंकर काम करता है, वहाँ पे कॉपर का बर्तन नहीं रखा जाता है जानबूझ के उस पे, इंडक्शन पे, क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उस इंडक्शन को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचा, तोड़ देगा उसी को हीट होने की वजह से, ठीक है। जबकि क्योंकि जो कॉपर होता है ना, अपने हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन बहुत उत्तेज होकर हीट होता है, जल्दी हीट होता है। कॉपर के बर्तन थोड़ा हीट करना बहुत जल्दी हीट होता है, और उसका हीट लंबे समय तक क्या करता रहता है, टिका रहता है, समझे। जबकि स्टील में लंबे समय तक उसका हीट नहीं टिकता है, बात समझे। चलिए, तो ये था हम लोग का कंपैरिजन डाया पैरा फेरो। नेक्स्ट है, आप देख लो यहाँ पे डाया पैरा फेरो में, व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ठीक। When placed in non-informatic field, it moves from weaker to stronger. अभी इससे पहले जो देखे हो ना, जो फिगर देखे हो, उसी को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यही फिगर बनाया था उधर, हाँ, फिगर बनाया है ये सब ये इनके मटेरियल को लटका के दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ये तो लकड़ी दिख रही है, लकड़ी नहीं है ये है डायामैग्नेटिक रॉड है, ठीक है। तो डायमीटर रॉड को सस्पेंड करोगे ना, तो अलाइन से डायरेक्टली परपेंडिकुलर द फील्ड, यानी ये फील्ड को तनक्यों महत्व नहीं देता है, ठीक है, ये फील्ड को तनक्यों महत्व नहीं देता है, ये देते हैं सब, ये थोड़ा कम देता है, ये सबसे ज्यादा देता है, क्लियर। नेक्स्ट है आगे इंड्यूस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज है। क्यूरी लॉ, देखो क्यूरी लॉ देख लेते हैं, क्यूरी लॉ क्या है, तो क्यूरी लॉ है, हाँ, मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था, मैडम ये, हाँ, नाम पूरा नहीं मैडम नहीं है, उनको अब पारी से पहले के टाइम में ना, उस जमाने में जो लोग बहुत बढ़िया काम करते उनको एक टाइटल मिलता था, जैसे सर, तो बाकायदे जो वहाँ की रानियाँ, वहाँ की रानी थी किंग विक्टोरिया, वो आती थी तलवार निकाल के सर पे ऐसे टक टुक, दोनों इस पे कंधे पे टक टुक, उसके बाद पूरा एकदम, हाँ आपको मिल गया, अब आपको एक उपाधि टाइटल मिल जाता है, मैं सर, तो आप अपने नाम से क्या लगा सकते हैं, सर लगा सकते हैं, तो उस समय ऐसे मिलता था, ठीक। और जो लेडीज लोग बढ़िया नाम करें उनको बोलते थे मैडम, ठीक है। अब तो थोक के भाव में सर और मैडम मिलते हैं, ये तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लग जाता है, नाम क्या है, हाँ वही चीज है, बात समझे। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कोई भी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। इसी बदलाव को मैडम क्यूरी ने देखा था और एक रिलेशन दिया Cm बराबर कैपिटल C/T, वेयर C इज क्यूरी कांस्टेंट। तो अगर क्यूरी कांस्टेंट हो जाए, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करती है।
यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो सस्पेटिबिलिटी क्या होगी, घट जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक मटेरियल को कभी हीट नहीं किया जाता है, वरना उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो तेज हो सही में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ क्या कहें, बोलिए, झूठ झूठ बोल रहे थे। झूठ झूठ कहाँ, सही सही बोल रहे हैं हम। तारीफ नहीं सुना बस। हाँ तारीफ नहीं सुना जाती है। हाँ। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लूप या मैग्नेटाइजेशन कर्व। देखो ये क्या होता है, तो ये लूप है ना, ये लूप रिप्रेजेंट करता है किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए ये हिस्टेरिसिस, इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको किससे दिखाते हैं, आई से, जो कि हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और एक होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, जिसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। और किसी भी मटेरियल को हम इन्हीं के हिसाब से क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। याद करो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे क्या पढ़ रहे थे, म्यू बराबर बी बाई एच, यही पढ़े ना, जस्ट वही चीज का रेशियो को ही जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व या हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है जब when h is decrease, I decrease but it does not come to zero at h is equal to 0। यानी कि अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करोगे, ठीक है, कर दिए हो, ठीक, तो जब छोड़ दिया अब वो घटने लगेगा धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटेगा तो I भी क्या होगा, घटेगा, पर ऐसा h कभी जीरो नहीं होगा। जैसे एक बार आप रगड़ दिए, तो जब रगड़ रहे होगे तो उस समय इंटेंसिटी क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी उस समय इंटेंसिटी, ठीक है। और इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, और जब आप हटा दोगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी जिस दिन रगड़ो उस दिन तेज रहेगी, अगले दिन और कम, उससे अगले दिन और कम, और सबसे दिन और कम। नेक्स्ट है अब देखो, अब इसका एक नाम है इस कर्व का स्पेशली, तो द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आई सेट अप इन द मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय OB इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो OB ये देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस आया है, मतलब बढ़ के यहाँ पे गया है लेकिन लौट के ऐसे आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी कहते हैं। नहीं, ओरिजिनल से कितना वो ऊपर गया है, तो रिटेंटिविटी। और अगला है जो टू ब्रिंग जीरो, जब हम उसको क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे, क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज, तो दो मैग्नेटिक फोर्स रिप्रेजेंट बाय OC इज कॉल्ड कोर्सिविटी। और यहाँ पे देख रहे हो ये कोर्सिविटी होती है, ठीक है। ऊपर में रिटेंटिविटी, नीचे में कोर्सिविटी। कोर्सिविटी H से मैच होती है और रिटेंटिविटी I से मैच होती है। बात समझे? तो ये था हम लोग के पास। अब इन दोनों को मिला के ना बनता है हिस्टेरिसिस लूप, और ये साइकिल कंप्लीटली क्या करती रहती है, चलती रहती है, ठीक है, मटेरियल के लिए। और याद करो ना कि मैंने बताया था आप लोगों को कॉपर लॉस, तो कॉपर का भी ऐसा बनता है, जब समय जब बदलता रहता है ना, जब बार बार तुम उसका डेली यूज करते हो, धीरे धीरे ये जो लूप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टेरिसिस लॉस। और उस लॉस की वजह से जो कॉपर की कंपैटिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये इसी की वजह से होता है। बात समझ में आई, कोई डाउट? ठीक, इसी के साथ चैप्टर खत्म। नेक्स्ट, एंड ऑफ मैग्नेटिज्म।